सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक पुरानी हिकायत है या कहानियां जो होती है ना, अक्सर मैं कहती हूँ कि ये फ़र्ज़ी होती हैं, लेकिन उनमें जो छुपा हुआ सबक होता है, लेसन होता है, वो बड़ा मायने रखता है समझने वाले के लिए, अगर कुछ समझना चाहिए, यानी हकीकी होता है। अब ऐसी एक कहानी है कि कछुए और गुलहरी में बड़ी दोस्ती हो गई। जंगल के दूसरे जानवरों को उनकी दोस्ती बड़ी अजीब लगती थी कि इन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि दोनों में कोई एक बात भी एक जैसी नहीं थी, लेकिन दोनों जानते थे कि वो एक ही जैसे हैं, उनकी आदत भी बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों किसी भी काम में जल्दी नहीं करते, दोनों को बेर बहुत पसंद है और दरख्त से बेर तोड़कर खाना दोनों को पसंद है। अच्छा, गुलहरी दरख्त पर चढ़ती और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बेर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। अब इस तरह कछुआ जो नीचे खड़ा होता वो भी उन बेरों को खाना शुरू कर देता। अब एक रोज़ जब कछुआ बेर खा रहा था तो वहाँ से एक भेड़िए का गुजर हुआ। किसका? भेड़िए का। भेड़िए ने कछुए को बेर खाते हुए देखा तो उसने बग़ैर मेहनत के बेर खाने का इरादा कर लिया। अच्छा, दबे कदमों कछुए की पुश पर वो बैठ गया। जब गुलहरी ऊपर से बेर गिराती तो कछुआ अपना मुंह खोलकर आंखें बंद कर लेता। इससे पहले कि बेर कछुए के मुंह में जाता, भेड़िया उछलकर उन्हें मुंह में दबोच लेता। अच्छा, जब काफ़ी देर तक कछुए को बेर नहीं मिले तो वो गुलहरी पर बड़ा खफा होने लगा और गुलहरी जो ऊपर से भेड़िए की शैतानी को देख रही थी, उसने भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और नीचे की तरफ गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला, बेर सीधा उसके हलक में जाकर फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जो बेर था वो हलक से नहीं निकल सका और हुआ क्या, भेड़िए की मौत हो गई। अब इतने में कछुए ने आंखें खोलकर देखा तो भेड़िए को मुर्दा पाकर समझ गया कि बेर कौन खा रहा था। अच्छा, जंगल का दस्तूर था कि जो फाते जानवर है वो अपने दुश्मन जानवर को मार कर और उसे शिकस्त देकर उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। कछुए ने भी क्या किया कि भेड़िए के दोनों कान काट लिए, उनको घर ले आया और उन कानों को चम्मच के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। अब अगर कछुए को कोई चीज़ खानी होती तो वो उन चमचों का इस्तेमाल करता, यानी कानों का। अच्छा, जब वो किसी जानवर के घर मेहमान बनकर जाता तो ये जो चमचे थे ना उसके, यानी कान, वो साथ ही ले जाता और उन्हीं से खाना खाता। अब ये देखकर सब कछुए से बहुत मुतासिर हो गए कि कितना बड़ा फाते है ये, क्योंकि उसने भेड़िए का शिकार किया। जब जंगल के दूसरे भेड़ियों को मालूम हुआ ना तो वो तैश में आ गए, बड़े गुस्से में आ गए कि एक कछुए ने कैसे हमारे साथी भेड़ियों को मार दिया, यानी कछुए ने भेड़ियों को मार दिया। उन सबको बड़ा गुस्सा आ गया। फिर तमाम भेड़ियों ने फैसला किया, बल्कि मंसूबा बनाया कि कछुए को अब सबक सिखा के रहेंगे और तय किया कि वो लकड़ियाँ जमा करके खूब आग भड़काएंगे और कछुए को उसमें डाल देंगे। अगर कछुआ वाकई फाते है तो वो उस आग से निकल कर दिखाए। अच्छा, जब कछुए को मालूम हुआ तो उसने भेड़ियों से कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, लेकिन इससे पहले शोले मुझे जलाएं, मैं अपने जो चौड़े पाँव हैं उसको इस्तेमाल करूँगा और उसमें से निकल आऊँगा। अब तमाम भेड़िए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में ना एक बूढ़ा और दानिश्वर भेड़िया वहाँ से गुजरा और कहने लगा, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे, फिर जब पानी खोलने लगेगा तो कछुए को उसमें डाल देंगे। अच्छा, कछुए ने एक बार फिर से होशियारी दिखाई और रजामंदी जाहिर कर दी और भेड़ियों से कहा कि इससे पहले कि पानी खोलने लगे और ये मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं क्या करूंगा, अपने फौलादी पाँव उससे हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। अब भेड़ियों का अपना ये जो मंसूबा है ये भी नाकाम उनको होता हुआ नज़र आ रहा था और नाकामी के बाद इंसान को क्या होता है, मायूसी। इस तरह भेड़िए जो थे जानवरों को भी मायूसी होती है, उनको मायूसी होना शुरू हो गई। अब वो दोबारा मशवरे करने लगे सर जोड़कर। अब की बार सोचा गया कि कछुए को गहरे दरिया में फेंककर तमाम भेड़िए दरिया के किनारे खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब नहीं ना जाता तमाम भेड़िए वहीं पे खड़े रहें जब तक डूब नहीं जाता। अब ये सुनकर कछुआ रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा कि मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूबकर मरना नहीं चाहता। लेकिन भेड़ियों ने उसे दबोच कर दरिया में फेंक दिया। अच्छा, पानी में ना एक चट्टान जिससे कछुए की टक्कर हुई और टकरा कर समझ लें कि सर टकरा कर वो चटक गया। अब कछुए तो दरिया में, आपको पता है दरिया में रहते हैं और पानी उनके लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं होता, इसलिए ये जो कछुआ है कि बासानी तैरता हुआ
दूसरे किनारे तक पहुंच गया। अब दूसरा किनारा काफ़ी दूर था, इसलिए भेड़िए वहां तक पहुंच नहीं सके। इस तरह आप समझ लें कि कछुए ने ना अपनी जहानत से जान भी बचा ली और भेड़ियों को दोबारा शिकस्त दे दी, यानी दोबारा फाते हो गया। अब इस कहानी का सबक, लेसन, कि अगर दुश्मन अगर ताकत में ज़्यादा हो तो कमज़ोर दिखाई देने वाला अपनी जहानत को हथियार बना ले, जहानत को इस्तेमाल करे, और जो आपको वैसे बाज़ार ताकतवर लग रहा है दुश्मन, आप उसको शिकस्त दे दें, हरा दें, सिर्फ जहानत का इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन, इस कहानी में भेड़िए थे जिन्होंने कछुए को नुकसान पहुंचाना चाहा, और हकीकी ज़िंदगी में अगर देखें तो पाकिस्तान पर भी कई ऐसे भेड़िए नज़रें जमाए हुए हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे वतन को नुकसान पहुंचा सकें। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी हाल ही में पाकिस्तान को ये जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने किस किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, याद है ना आपको। कभी पाकिस्तान को माशी एतबार से खोखला करने की साजिश की गई, कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लहर में उलझाने की कोशिश की गई, कभी जाली प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन तमाम तर सख्त हालात के बावजूद हुकूमत और पाक फ़ौज ने एक होकर दुश्मन को हर चाल में नाकाम बना दिया, और ऐसा वैसा नाकाम, बहुत ज़्यादा नाकाम। अच्छा, दुश्मन ने माजी में भी कई ऐसे ज़ख्म दिए जो अब तक कह लें कि गहरे हैं, और उनमें से सबसे बड़ा ज़ख्म सानिया APS, किसे भूल सकता है। दुश्मन ने जान हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत करने वाली पाक फ़ौज और CPAC को भी अपने निशाने पर रखा, लेकिन यहाँ भी दुश्मन को धूल ही चटाना पड़ी ना, ऐसा ही हुआ कि धूल ही चाटना पड़ी उनको। अरे दुश्मन को ये बात अच्छे से मालूम थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है ना वो बड़े मजबूत हैं, जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आए। एटलीस्ट मैंने भी अपने होश में नहीं देखे, आप में से भी बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे हों। और दुश्मन भी हैरान हो गया, जाहिर बात है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पाकिस्तान में इतने बेहतरीन है, इतने अच्छे हैं, इतने आइडियल। और जब ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो बहुत बेहतर है। अब देखिए, जो बात दुश्मन को खटकती है, दुश्मन जिस बात पे परेशान होता है, जाहिर सी बात है वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बात है। अब इसीलिए दुश्मन जो कुव्वतें हैं उन्होंने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए नई नई साजिशें शुरू कर दी, यानी कह लें कि हर हरबा इस्तेमाल किया, इदारों को मुतनाज़े बनाने की साजिशें की। लेकिन हुआ क्या, ज़िल्लत इनके मुकद्दर में आई, रुसवाई इन कुव्वतों का मुकद्दर बनी। अब आप ये सोच रहे होंगे, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस टाइम पे, कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑडियो बयान हल्फी और फिर एक और ऑडियो, मतलब अभी वीडियो ऑडियो बयान हल्फी, ये इतनी चीज़ें चल रही हैं। बस सियासत में आप समझ लें इस वक्त खेल चल रहा है, स्कैंडल्स, और इन्हीं स्कैंडल्स को लेकर ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर गोला बारी जारी रखे हुए है। और सितम ये है कि ये जो सियासी जंग है कौमी सलामती जैसे मामलात को भी बाकायदा मुतासर कर रही है ना, यानी सारे वीडियो ऑडियो खेलने में लगे हुए हैं। मसाइल क्या हैं, बेचारी अवाम कितनी परेशान है, ये बेचारी कौम कितनी परेशान है, किसने हल करना है इन मसाइल को, कोई टेंशन नहीं, वीडियो ऑडियो खेलते रहे आपस में। एक इधर से ईंट मारे, दूसरा पत्थरों का ढेर लेके खड़ा हो जाए कि मैंने बदले में पूरा ढेर उस पर मार दिया। क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। अब ये खबर है जी कि ऑपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी की जो इन कैमरा ब्रीफिंग है उसके बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। 6 दिसंबर को होने वाले इजलास को मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने ब्रीफिंग देना थी, जिसपे मुत्तहदा ऑपोजिशन की तरफ से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है कि ऑपोजिशन ये समझती है कि वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के जो मुशीर है फैसला साजी और पस पर्दा तमाम जो हक़ाइक़ हैं उन पर मुतालिका मालूमात और इख्तियार से महरूम हैं और महज वो कहते हैं जी नुमाइशी किरदार हैं। ये कहना है ऑपोजिशन का। तो इसलिए ऑपोजिशन रहनुमाओं का ख्याल ये है कि ऐसे हालात में ऐसी इन कैमरा ब्रीफिंग महज किसी नए हुकूमती तमाशे की राह को हमवार करेगी, जिसका मुल्क और अवाम को दरपेश संजीदा मसाइल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब ऑपोजिशन अपना फैसला सुना दिया, अब इस पर हुकूमती रद्द अमल क्या आता है इसके लिए भी ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हुकूमत भी यही कहेगी ना कि अहम मामलात पर भी ऑपोजिशन सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। और वैसे ऑपोजिशन ने तो हमेशा हुकूमत से गिले किए हैं, शिकवे किए हैं, ये शिकवा कि वो ऑपोजिशन को किसी मामले में शरीक नहीं करती है, और जब हुकूमत खुद ऑपोजिशन को बुला रही है, लेकिन ऑपोजिशन का रवैया इतना बेहिसी वाला कि वो हुकूमत को अहम मामलात में भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ये वो अहम अमूर हैं
जिनका हमारे मुल्क से गहरा ताल्लुक है, अल्लाह के बंदो, यहाँ भी आप लोग आपस की ग्रजेस को डिस्कस करते रहेंगे, आपस की ग्रजेस की वजह से आप लोग इन मामलात को भी पीछे फेंक देंगे। अब हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने कौमी सलामती के अहम इजलास पर भी ये एक बेरुखी दिखाई है, सियासी बेरुखी, और अब अपोजिशन महंगाई पर भी हुकूमत को दबाने से पीछे नहीं हट रही। आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो हर वक्त हुकूमत को ताने देते रहते हैं, वो ताने दे रहे हैं कि जी हुकूमत सिर्फ इल्ज़ामात लगाती है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ करती नहीं है। लेकिन खाली इल्ज़ाम लगाने से मसले हल नहीं होंगे। अब्बासी साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। जी तो सुना आपने अब्बासी साहब को कह रहे हैं जी ऐसा करने से नहीं चलेगा, वैसा करने से नहीं चलेगा। इन्हें आम अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन महंगाई पर कोई तजवीज़ नहीं देती है, सिर्फ इसका काम बेजा तनकीद है। लेकिन महंगाई की जो बढ़ती लहर उस पर गवर्नर पंजाब अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। गवर्नर पंजाब ने IMF से कर्ज लेने पर अपनी पार्टी से शदीद बरहमी का इजहार इन अल्फाज में किया कि जी IMF से कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिए। IMF ने कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा ली है। ये बात गलत भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि IMF की शराइत पर वो कहते हैं ना मीनो वन अमल के लिए आवाम को 350 अरब का झटका लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और FBR ने मिनी बजट तैयार कर ली है और जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट या फिर सदारती ऑर्डिनेंस से ली जाएगी। अब इस बजट के तहत टैक्स छूट, रियायत और मराद का खात्मा किया जाएगा, जिससे यकीनन महंगाई का नया तूफान उठेगा। अब ऐसे में हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का वादा कैसे पूरा हो सकता है? कैसे? यह अहम सवाल है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को किसी तरीके से काबू किया जा सके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के इक़दाम कर रही है। लोगों की तकालीफ को देखते हुए ज़रूरी चीज़ों पर सब्सिडी दे रहे हैं। अब हुकूमत तो महंगाई से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि आवाम अगर परेशान होंगे, महंगाई से जान हुकूमत नहीं छुड़ाएगी तो इलेक्शन में इसी हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है ना। यानी महंगाई जितनी आवाम के लिए परेशानी का सबब बन रही है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज बनी हुई है और वो हर हालत में चाहेंगे कि महंगाई से छुटकारा पाया जाए। लेकिन हुकूमती तर्जुमानों के नज़दीक नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत महंगाई के खात्मे में इंटरेस्ट नहीं रखती है। वो महंगाई की आड़ में हुकूमत पर सिर्फ प्रेशर डालना चाहती है। और अब पीपल्स पार्टी ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ 10 दिसंबर से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मुफाद में है। इनके पास आमदनी बढ़ाने का वाहिद हल टैक्स और कीमतें बढ़ाना है। तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। ये TV पर आकर कहते हैं सब अच्छा है। अब इसी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग को मशवरा दे रही है कि अगर इनको महंगाई की इतनी फ़िक्र है तो वह एहतजाज को छोड़कर हुकूमत को तजावीज़ दें, क्योंकि एहतजाज से महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी आवाम के साथ क्या हो रहा है इससे हुक्मरानों को कोई मतलब नहीं है। हुकूमत ने कल शाम तक 18 तर्जुमान रखे हुए थे जिनका काम सिर्फ पैसे लेकर झूठ बोलना और गालम गलोच करना था। ये महंगाई की वजूहात नहीं बताते हैं। बदनसीबी ये है कि हुक्मरान महंगाई की वजूहात बताने से कासिर हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 18% इजाफा हो चुका है। हुकूमत हर चीज़ पर कहती है कि आलमी सतह पर महंगाई है, हमारे पड़ोस में भी महंगाई है, तो वहाँ महंगाई जो है पाकिस्तान की निस्बत आधी से भी कम है। और क्या कहते हैं खाकान अब्बासी साहब कि जी दुनिया के 200 ममालिक में महंगाई में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। और कहते हैं इमरान खान साहब मजीद रहे ना तो पाकिस्तान नंबर 1 पर आ जाएगा। गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। घी की कीमत में 58% 58% इजाफा हो चुका है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में दीगर ममालिक में इजाफा क्यों नहीं हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मजीद ये कहा कि आज स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स गिर गई, जिससे सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए, जिनके जिम्मेदार अब्बासी साहब कहते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही बनते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी हुकूमत पर तंज कर रहे हैं, लेकिन मीठा मीठा। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। अच्छा, सुना आपने ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद के नश्तर बरसाएँ और क्या कहा है कि जी पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी गई है कि जो तनख्वाह है उसमें गुजर बसर नहीं हो रहा। हुक्मरान अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन हम हुक्मरानों को अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने के से रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, ख्वाजा से मज़ीद ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मुल्क को नेक हुक्मरानों की ज़रूरत है और नेक हुक्मरान तभी इक़्तिदार में आ सकते हैं जब इंतखाबात शफाफ करवाए जाएंगे। अच्छा, ये ख्वाजा साहब शायद ये भी समझते हैं कि इस वक्त महंगाई से छुटकारा हासिल करने का एक ही हल है, वाहिद हल जिसको कहते हैं, और वो है जी इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना, जान छुड़ाना। अच्छा, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से नहायत अदब से सवाल पूछना चाहती हूँ
कि क्या इस बात की कोई गारंटी है ख्वाजा साहब के नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, होने के बाद अवाम की जान वाकई गारंटी से महंगाई से छूट जाएगी? और अगर आप लोगों के पास महंगाई से निजात दिलाने का कोई हल वाकई मौजूद है तो अब क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए कि इमरान खान साहब की तारीफ ना हो जाए। आप लोग हल बताएंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, आपकी तारीफ ही होगी। चले अपनी तारीफ के लिए कर दें, मुल्क के लिए कर दें, अवाम के लिए कर दें, जिसकी इतनी परेशानी इतनी फिक्र है आप लोगों को। आपको सिर्फ एक चीज़ की फिक्र है आप लोगों को, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने की। अब ऐसे तो हुकूमत को बात का मौका मिलेगा कि अपोजिशन सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और लग भी ऐसा रहा है कि हुकूमत अपोजिशन का किसी किस्म का कोई दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है एटलीस्ट। और यही वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब PDM वालों को किसी खाते में न लाते हुए उन्हें सियासी बेरोज़गार करार दे रहे हैं। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं वो। जी सुना आपने महमूद खान साहब को, वो PDM को बाकायदा खरी सुना रहे हैं क्योंकि PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने किसी एक मकसद में भी कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, फवाद चौधरी भी कुछ फरमा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, EVM मशीनों के हवाले से भी। ज़रा वो क्लिप भी चला दीजिए। सुना आपने फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जी कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में, चंद रोज़ में मंजूर हो जाएगा। इंतखाबात जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होंगे। फवाद का ये भी कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाब पर इत्तेहादियों से जो मुशावरत है वो की गई थी और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि वो दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से जो मदद चाहिए होगी वो फराहम की जाएगी। यानी फवाद ने इस तासुर को गलत करार देते हुए कहा है कि EVM पर इलेक्शन महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बदौलत जो लॉन्ग टर्म में इंतखाबात हैं वो सस्ते होंगे। और अपोजिशन के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर फवाद चौधरी का ये कहना था कि इसमें शामिल जमातों की करतूतों की वजह से आज महंगाई है, अपोजिशन थके हुए पहलवानों का गिरोह है। और फवाद ने महंगाई के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि वो महंगाई पर बात करने से पहले सिस्टम को समझें। अच्छा, फवाद के बाद शिबली फराज हैं वो भी EVM वाले से कुछ फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मामले पर इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। ज़रा क्लिप चलाइएगा उनका। अच्छा, अब खबरों के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स देने की तैयारी शुरू कर दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर EVM की ख़रीदारी और जो डाटा सेंटर उसके लिए 59 अरब रुपये 59 अरब रुपये दरकार हैं। शिबली फराज की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के लिए जो हुकूमती राब्ता कमेटी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और जो वज़ारत पार्लिमानी अमूर है उसमें सेक्रेटरीट भी कायम कर दिया गया है। अब मेरी रहबरों से गुजारिश है कि वो आपस में बहस करें, एक दूसरे से करोड़ इख्तलाफात करें, लेकिन कोई ऐसा अमल ना करें जिससे दुश्मन को हमारी कोई वीकनेस या हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मौका मिले। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए फिर अवाम ये कह देंगे कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने EVM और समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए वोट की सहूलत से मुतालिक कानून साजी पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी हैं और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकनीकी जो कमेटियां हैं वो बनाने के इक़दाम की तारीफ़ भी की है। अच्छा, फवाद चौधरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो इंतखाबी अमल है उसमें कमीशन के सरबरा और इसके जो अराकीन हैं उनका इंतहाई अहम किरदार है और साथ ही उन्होंने ECP को हुकूमत की जानिब से तमाम तर ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ़ करवाने के अपने मनसूबे का प्लान का ऐलान किया है और हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि वफाकी हुकूमत पहले ही कानून साजी कर चुकी है और आइंदा तमाम इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल को लाजमी करार दे चुकी है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो तकनीकी कमेटियाँ बना दी हैं और वज़ीर इत्तलात इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको कि इस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत क्या एक पेज पर आ गई है? क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन को भी कुछ प्रॉब्लम्स थे इस इशू को लेके। नहीं, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का स्टैंड बहुत मजबूत, बड़ा मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है। एक पेज की जो तशरीह नहीं होती। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा एक रोड मैप दिया है हुकूमत पाकिस्तान को
जिसमें उन्होंने तमाम इसकी फैसिलिटी के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, चैलेंज के बारे में जो अपना रोड मैप दिया है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास अभी ज़ेर गौर ही है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे लिए स्टोरेज का बंदोबस्त किया जाए हर ज़िले में, तहसील में, सूबे में और वफाक की सतह पर। वो सारा अगर अपना जो पैकेज दिया है, वो तकरीबन 2-3 साल तक तो मुकम्मल होने से रहा। उसमें तकरीबन कहा भी 8 या 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी खरीदनी है, उसका टेंडर भी देना है, फंड भी देने हैं। तो ये सारा मामला उन्होंने एक स्ट्रेटजी पॉलिसी के तहत दिया है। लेकिन आज बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू ये हुई कि आज जो हमारे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद, वो उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की उसमें जो अपनी ब्रीफिंग दी, उसमें कहा कि जनाब जहां हम बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जब आपस में मिक्स करेंगे तो उसमें राजदारी ख़त्म हो जाएगी, और तराजदारी ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 के तहत हम नहीं कर सकेंगे। उस पर चेयरमैन नाजरा ने भी ये कहा कि जनाब ये बड़ा मुश्किल काम है कि बायोमेट्रिक भी करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट काम है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल स्टैंडिंग कमेटी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो 3 कमेटियाँ हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल की है। लेकिन हुकूमत जो बड़ी बज़िद है कि जना हमने लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कराने, तो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अब 3 महीने रह गए हैं, मार्च में इंतखाबात होने हैं, तो 3 महीने में ट्रेनिंग भी होनी है, टेंडर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी होती हैं, स्टोरेज का मामला भी है। तो ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारी जो 3 कमेटियाँ बैठी वो 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट पेश करने के बाद वो क्या नतीजा देती है, क्या रिजल्ट देती है, क्या सिफारिशा देती है, उसकी रोशनी में हम हुकूमत पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। तभी ये एक बात है, इदारे सारे एक जैसे होते हैं, इदारे एक पेज भी होते हैं। ये हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि सब एक ही होते हैं। हुकूमत का इदारों का आपस में कोई मुहाजरा ही नहीं होती, कोई कशमकश नहीं होती। इख्तलाफात होते हैं पॉलिसी मैटर पर, तो इख्तलाफात देना आईनी इदारों का फ़र्ज़ है, वो देंगे ताकि कल को आँच ना आए। तो ये फवाद चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं कि सब मामले बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट के साथ भी हुकूमत की चल रही है। ठीक है। अच्छा कुंवर साहब, आपको क्या लगता है कि ये तकनीकी कमेटियों की सिफारिशात के बाद अगर ये जो EVM है उस पर अमल दरामद हो जाता है तो अपोजिशन जमातों के जो खदशात हैं वो दूर हो जाएंगे? अपोजिशन ने आपका प्रोग्राम मैंने देखा था चंद रोज़ पहले, जब आपने कादिर मंदोखेल के साथ बड़ी उसकी क्लास ली, तो उस पर हम ये सही है कि देखें जी, आप 18 दिन हो गए आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते। जब उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा, बिलावल जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, कि जनाब आज ये बिल पास होता है और हम कल सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो अब ज़ाहिर इनके पास एक बहाना था कि अभी तक सदर मुमलकत दस्तखत नहीं किए हैं, तो आज सदर मुमलकत ने दस्तखत कर दिए हैं। तकरीब थी, मैं भी वहाँ मौजूद था और सारे फेडरल मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक रस्मी सी बात ही, दस्तखत हो गए हैं, आज नाफिज हो गया है, एक्ट बन गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन चली जाती है बड़ी संजीदगी से, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, उससे पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो वो इलेक्शन कमीशन भी इंतजार कर रहा है कि जी कोई अपोजिशन में जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कमेंट्स लेगी ना, नोटिस जारी करेगी जब, और जब इलेक्शन कमीशन का वकील वहाँ जाके सारी प्रॉब्लम बयान करेगा तो फिर एक हालात बदलने के इम्कानात हैं। तो मुझे ये नज़र नहीं आता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 2023 में इंतखाबात होंगे। अच्छा कुंवर साहब, माहिरीन ये कहते हैं कि जिन ममालिक में मशीनें ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी जो इंतखाबात हैं वो अब मुख्तलिफ मराहिल में होने चाहिए? जी हाँ, ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी प्रपोजल में कहा है कि इंडिया में तो 1 माह तक इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग और 5 बजे रिजल्ट मांग लेते हैं। तो ये भी बड़ा मुश्किल तीन मामला है। सूबाई असम्बली का इलेक्शन अलहदा होना चाहिए, कौमी असम्बली का इलेक्शन अलहदा होना चाहिए। तो ये बहुत से मसाइल हैं। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को जो असली मसाइल की तरफ नहीं जा रही। अब इंडिया में तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने लगाए 25 साल, और जब हम 25 साल की बात करते हैं तो कहते हैं जी इंडिया के साथ हमारा क्या मामला है। जो इंडिया ने 25 साल लगाए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करें। आपके चंद शहरों में, बड़े शहरों में आप 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आए, हम इसके हामी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतरीन एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी हुकूमत कहेंगे हम बार बार
कि इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अब देखें, एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हमें अपना इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए जो हमें जो वोट मिलेंगे तो 40 हलकों में हमारी कामयाबी हो जाएगी। यानी अभी से उन्होंने कौमी असम्बली की 272 की सीटों में 40 सीटों पर कब्जा करने का दावा कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के बलबूते पर। इसका जो बैकग्राउंड क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, उनको पता ही नहीं है। आप वजारत ख़ारजा से मालूम करें कि मिडल ईस्ट के ममालिकों ने बाकायदा इस खामोशी से आराम से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कहा है कि जनाब हमारे मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ करना, इंतखाबी रैली चलाना ये ममनुआ है, हम अपने मुल्क में इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मेरे ज़माने में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, हमने रिपोर्ट मंगाई थी तो उन्होंने ये कहा था वजारत ख़ारजा ने कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तो ठीक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए अगर आपने वोट मंगवाए पाकिस्तानियों से जो ओवरसीज से, तो हम इनको मुल्क से बाहर निकाल देंगे। ये उसके बाद उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस केस को फाइल कर दिया था कि फाइल कर दें, भी हम इस पे आगे नहीं बढ़ते। ठीक है। अब ये मौजूदा हुकूमत को ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, मिडिल ईस्ट के ममालिकों में आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात, ये 90 लाख किधर से आ गए हमारे पाकिस्तानी, उसमें ड्यूल नेशनलिटी वाले भी हैं। ड्यूल नेशनलिटी वालों की तादाद कुछ 30-40 लाख है, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ सेटल है, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो अपने ठीक है, उनकी नेशनलिटी उनके मुल्कों की है, तो वो कहाँ वोट कास्ट करेंगे, उनको पाकिस्तान ताल्लुक कोई नहीं है। असली जो नाजरा जो तैयार किया है आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इंटरनेशनल लेवल का, वो है 8 या 9 लाख। तो जो 8 या 10 लाख जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है नाजरा का, वो वोट कास्ट करेंगे। तो हमारे पास मिनिस्टर 90 लाख का कहाँ दावा करते हैं, हमने 40 सीटें हमें मिल जाएगी। यानी ऐसी बातें करते हैं जिससे अवाम में भी इश्तिहार फैलता है और अपोजिशन भी घबरा जाती है। अभी 40 सीटें अगर ये ले रहे हैं अपने फारूक, जो हमारे तारीख वतन है या हमारे समंदर पार पाकिस्तान से, तो हम कहाँ जाएंगे? तो लामहला वो मुखालफत करते हैं, तनकीद करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद होती है। ये सारे मामले ठंडे दिल से करने चाहिए। तो ओवरसीज पाकिस्तान का वोट ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाख से ज्यादा नहीं है, और मिडिल ईस्ट का वोट पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं होगा। अच्छा कोर साहब, आपको ये भी मालूम होगा कि जो NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटों की खरीदारी की जो वीडियो सामने आई, उसके बाद फिर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अगर मुकर्ररा वक्त तक वोटों की खरीदारी साबित ना हो सके और फिर बाद में यानी इलेक्शन के बाद फैसला हो, तो क्या उम्मीदवार को नाअहल कर दिया जाएगा? कानून क्या कहते हैं? हाँ, ये बड़ा अहम मसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम अभी तो ज़ाहिर इलेक्शन तो 5 दिसंबर को हो जाएंगे, इसमें तो कोई मुलतवी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब हमारी जो इंक्वायरी कमेटी है, जो उन्होंने FIA को कहा है, नादरा को कहा है, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, जितने मामलात हैं गवर्नमेंट के, वो सारों जो इंक्वायरियाँ हो रही है, अगर ये साबित हो जाए कि ये वो कंटेस्टेड कैंडिडेट है जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने इसकी बाकायदा साजिश की है या वोटरों की खरीदो फरोख्त की है, तो फिर इलेक्शन एक्ट जो हमारा 2017 का सेक्शन 167-168 है, उसके तहत उनको सजा हो सकती है। अगर वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए हैं तो वो उनको नाअहल करार दे सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, हम नाअहल करार दे देंगे अगर ये साबित हो जाए कि ये जो पैसों का लेन देन हुआ है वोटों का, इसमें मुलव्वस हैं ये मेंबरान जो इलेक्ट हो गए हैं, एक मेंबर है, तो हम उसको नाअहल करार दे देंगे। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, ये कोई इतना आसानी से नहीं होगा। ठीक है कोबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िम, मुझे ब्रेक पे जब वापसी पे मईशत पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट मंजूरी के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया है। फिर काबीना से मंजूरी के लिए बजट पेश किया जाएगा। अच्छा, ज़राए का कहना है कि बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान है और ज़राए FBR के मुताबिक मिनी बजट में IMF शराइत के तहत टैक्स छूट और मरात ख़त्म की जा रही हैं। इतलात के मुताबिक जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम है, उन पर भी सेल्स टैक्स 17% तक किए जाने का इम्कान है। अच्छा, मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट को भी ख़त्म किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, ये वाज़ेह रहे
कि पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बजट नहीं है, मिनी बजट नहीं है, ये मुआशी तबाही है, महंगाई का स्याह तूफान है जो पाकिस्तान की मईशत सनत और उजाड़ देगा। और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी ये मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अच्छा, इस आने वाले बजट के मईशत पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं और उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। बहुत सीनियर माहिर मुआशिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 की तारीख से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। अब इस बजट के अलावा अब और कौन कौन सी शराइत रहती हैं जिनसे महंगाई का हम कह लें कि एक और तूफान आने वाला है? देखिए, बिलाशुबा अक्टूबर में जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह थी वो 9.2% थी। मेरा तखमीना ये है कि अगले चंद महीने में खुदा न खास्ता जो अफरात ज़र है वो 17% से तजावुज कर जाएगा और जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें 22% से ज्यादा तजावुज कर जाएंगी। अलबत्ता ये जो नया कोरोना का आया है उसकी वजह से आपने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं। अब ये कितना फैलेगा, उसका क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पे मनफी भी हो सकते हैं, मुस्बित भी हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 17% और 22% उसका इम्पैक्ट किए बगैर है। लेकिन ये मुझे पता है कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। हालांकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है आलमी मंडी में कि उसका बेनिफिट देना ही पड़ेगा। एक तो ये बुनियादी चीज होगी, मगर सबसे अहम सवाल ये है कि जो अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि ये जो 900 अरब रुपए का तकरीबन पैकेज है जो अवाम के ऊपर जा रहा है, ये मालदार तबकों पे, इनकम टैक्स पे नहीं जा रहा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती है, बिजली के नर्ख है, पेट्रोल के नर्ख है, सब्सिडीज विड्रॉ करनी है। तो मैं तो सिर्फ एक सवाल उठाना चाहता हूँ, एक सवाल वो ये है कि 2019 में इमरान खान साहब एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे। उसमें टैक्सों की शरह दुनिया में सबसे कम थी और पाकिस्तान में भी सबसे कम थी, तारीखी थी। मगर एक उसमें कानून था, वो कानून बन गया था और वो कानून ये था कि जो असासे मुल्क के अंदर है, जो हुकूमत के कंट्रोल और दस्तरस में है, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं कि ये नाजायज असासे हैं, रिश्वत के, भत्ते के, टैक्स चोरी के, स्मगलिंग के पैसे से बनाए गए हैं और हुकूमत और FBR बगैर किसी से पूछे उन पर कब्जा करके उनसे पैसा वसूल कर सकता है। वो कोई 900 अरब रुपया मिल सकता है, कानून के तहत कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हुकूमत को से सवाल हमारा ये है कि आया उन चंद लाख चोरों से जिन्होंने असासे पाकिस्तान में बनाए, बाहर के असासों की तो बात नहीं कर रहे, कानून मौजूद है, आप उन पे हाथ डालने के बजाय 900 अरब पैकेज पाकिस्तान की मईशत पर और 22 करोड़ आवाम पे डाल रहे हैं। इसका क्या अखलाकी जवाज है? क्या ये अमानत खयानत या इख्तियारात से तजावुज है या नहीं? जो लोग ये समझते हैं कि ये 900 अरब की क्या बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, उस पर आमदनी इनकम टैक्स नहीं दिया, जो भी 30% 35% हो, और एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया। तो क्या मजबूरी है कि मुल्की कानून के तहत FBR उसके खत लिख दे कि जनाब ये 1 करोड़ पे आपने इनकम टैक्स नहीं दिया। जो तनख्वाहदार तबके जमा कराते हैं वो तो जो पहले इनकम टैक्स देते हैं फिर पैसा जमा कराते हैं, इस पर इतना टैक्स बनता है, आप दे दें, नहीं तो ये आप कैश नहीं करा सकते। इसी तरह से दूसरे असासे ये 900 अरब क्यों लेने के बजाय, मैं ये नहीं कहता कि IMF की तो अब आप शराइत, IMF की शराइत तो नहीं है, मैं इसको नहीं मानता ये IMF की शराइत है, ये गलत बयानी है। लेकिन जो मामला तय आपने किए हैं वो आवाम को कुचलने के बजाय कानून तोड़ के आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था आई विल बैक क्रैक डाउन करूंगा, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो क्या हम इतने बेबस हैं कि कानून तोड़ के चोरों पर हाथ नहीं डालते और कानून तोड़कर आवाम को कुचलते हैं, भत्ता पेट्रोलियम लेवी लेते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है नंबर 1। मगर एक और दूसरा बड़ा अहम सवाल उठ रहा है, ये जो अक्टूबर में हमारे मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ, मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन का काम था, ये करने चाहिए थे, तो हमने उसको मिड नवंबर तक जो ले गए, उसकी वजह ये थी कि हमने डिस्काउंट रेट को कम रखा हुआ था और हम सस्ती शरह सूद पे कर्जे लोगों को दे रहे थे, जिससे तिजारती खसारा बढ़ रहा था और 23 रुपया हमारा मई से अब तक डॉलर गिर गया। तो जो $60 अरब की इम्पोर्ट्स हैं, जो आपकी पेट्रोलियम मसनूआत है, वो महंगी हुई, जिसकी वजह से मसला हुआ।
तो ये आपने मुलतवी क्यों, डिले क्यों किया, IMF को सस्पेंड क्यों किया? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि IMF ये कहता है कि आप अफरात ज़र अगर आप ज्यादा है तो आप शरह सूद को कम नहीं कर सकते। ये एक्चुअली शुरू हुआ था जो मार्च से 2020 से, जब हमने 13.25 से 7% पे लेके आए। तो ये जो 20 महीने मुअत्तल रखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। और तरीन साहब ने जो अप्रैल से आपका जून से मिड नवंबर रखा, ये 3 दिन का काम था। कोई ऐसी शर्त नहीं थी जिस पर डिस्कशन हो। मैं आपको बता दूं, या मैं साबित भी कर सकता हूँ, कोई नहीं। आप पेट्रोलियम लेवी वो कहते हैं जी आप 356 अरब रुपए लें नेक्स्ट 7 में, तो वो बनता है 50 अरब रुपए महीना। आपने बजट में 610 अरब रुपए रखा है जो आपका अप्रूव्ड है 12, तो 50 अरब रुपए हो ही गया। तो आप उनसे क्या बहस कर रहे थे उसके अंदर? दूसरा ये था कि आप जब सारे अखराजात कम नहीं करते तो वो कहते हैं आप तरक्याती अखराजात कम कर दें, तो 200 अरब। तो आप किस चीज पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाए, वो पेट्रोल इंपोर्ट्स करें। ये है गैर अखलाकी और गैर कानूनी चीज। जनाब अच्छा डॉक्टर साहब, चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक ने कहा है कि जी खाने पीने की जो अशिया हैं और खासतौर पर अद्वियात, उस पर जो टैक्स छूट है वो बरकरार रहेगी। लग्जरी अशिया की जो दरामदात हैं उस पर टैक्स लगाए जाएंगे और दरामदी गाड़ियों पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, ऐसा है ना कि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें अल्फाजों से खेलना नहीं चाहिए। जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी मिसाल के तौर पर, तो ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, दालों की कीमतें भी बढ़ेंगी, सब्जियों की भी बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल ये हर चीज से कनेक्टेड है। और हमने कहा कि हर 4 रुपया हम जो है वो फी लीटर डालेंगे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? जब आप तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे तो हमारी शरह नमू सुस्त होगी, लोगों का रोजगार कम होगा, लोगों की फीस का आमदनी कम होगी। तो दुनिया में कुव्वत खरीद भी चीज होती है ना। तो आप कुव्वत खरीद गिरा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो ये कहना कि खाने पीने की अशिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ 22% इजाफा होने जा रहा है खाने पीने की अशिया की कीमतों में। एक्सपोर्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू कोरोना, उसका मैं अभी नहीं बात कर रहा क्योंकि वो लंबा डिस्कशन है। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत है। हकीकत को, यानी आवाम के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। आप तो ये बात देखिए, मैं एक जुमला आपको बता दूं, हमारे यहाँ 11,100 अरब रुपए की टैक्स पोटेंशियलिटी है, एडमिटेड है। हमने इस साल जो IMF से करने के बाद 6,100 का रखा है टारगेट। ये जो 5,000 अरब की शॉर्टफॉल है, ये इनकम टैक्स में है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हम ज्यादा ले रहे हैं। आप ये जो 5,000 अरब रुपए कम ले रहे हैं, ये एक्चुअली इनकम टैक्स यानी मालदार लोगों से आप नहीं ले रहे। 5,000 अरब रुपया सालाना मालदार लोगों से, और उसके बजाय GST, पेट्रोलियम लेवल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोल। सही। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, एक अहम सवाल है मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हुकूमत की जानिब से तो बताई गई कुछ अच्छी खबरें हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ तो फ़खर इमाम साहब कह रहे थे, वफाकी वज़ीर, कि मुल्क में रवां साल जो चावल की तकरीबन 90 लाख टन की एक बम्पर पैदावार हुई है, जिसकी मालियत है जी 4 अरब 85 करोड़ डॉलर। और FBR का दावा ये है कि रवां माली साल के 5 माह से में जो हदफ है, हदफ से 297 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है। और मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक नवंबर में बरामदात 2.90 अरब डॉलर रही हैं, जो किसी एक महीने में होने वाली कह रहे जी अब तक सबसे ज़्यादा बरामदात समझ लें। तो ये जो हुकूमती दावे हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए ना, उनको जो दावे कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो अपना लीपा पोती कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको वाज़े तौर पे बताता हूँ, अगर हम महंगाई आपकी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स जो है वो तारीखी है, क्या ये हकीकत नहीं है? मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नवंबर 2021 में पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क, वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 74 साल में कभी इतनी तिजारती खसारा नहीं हुआ। आपने एक्सपोर्टर्स को बेतहाशा मराद दी है और रुपए की कदर गिराई है, तो उससे एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। यानी 23 रुपए जब आप डॉलर पे गिराएंगे तो आप अपनी कीमत नर्ख कम करेंगे ना डॉलर में। तो ये जो अल्फाजों से ये खेल रहे हैं, इंपोर्ट्स बड़ी है, तिजारती खसारा बड़ा है, और एक्सपोर्ट आपकी जो है इतनी कम है अभी भी। ये मामूली इजाफा जो है वो कंसेशंस की वजह से है और रुपए की कदर की वजह से है। चावल की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आपका चावल बढ़ गया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी 4 बरस जो इस हुकूमत के हैं, इसमें अगर इस पर हुकूमत चैलेंज कर दे
हमारा औसत जो ग्रोथ रेट है मईशत का वो है 2.6%, 4 वर्षों का औसत सालाना। इनको विरसे में मिला था 5.5%। कितनी भी कहानियां बना लें, अगर 2.6% आपका मईशत ग्रो करती है और आपकी आबादी 2.2% बढ़ती है और 70% ग्रोथ जो है उसका फायदा अशराफिया को जाता है। मतलब हुआ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। और ये बातें इमरान खान साहब पहले करते रहे थे, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा। रज़ाक दाऊद साहब को भी पता है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। तो आपका ग्रोथ रेट डॉक्टर साहब अभी मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगी, मैं आखिरी मिनट आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत, महंगाई जब होती तो हुकूमत कह देती थी खाने पीने की अशिया माफिया की वजह से महंगी हो गई हैं। तो अब सवाल जहन में ये आता है कि माफिया क्या सिटिंग गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत है? अगर हम मान लेते हैं कि जी माफिया इतना मजबूत है कि प्राइम मिनिस्टर के भी कंट्रोल से बाहर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आसान नहीं उनको कंट्रोल करना, कह लें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, तो ये तो सिटिंग गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खराब होने वाली बात हो गई ना कि माफिया आपसे ऊपर है, कंट्रोल किसने करना है? सिटिंग गवर्नमेंट ने। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि माफिया ने हमारी मईशत को कंट्रोल कर लिया है, तो अगर आप अपोजिशन में हो या इख्तियार में आने के 3 महीने के अंदर कहें तो ये बात सही है। 3 साल 3 महीने के बाद आप ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बेबस नहीं है, आपने उनको गले लगा लिए। और क्या मैं अगर रिकॉर्ड पे एक जुमला कह दूं, अगर कोई डिनाई करे, वो जो माफिया जिनको उन्होंने गले लगाया है, अगर वो नाराज हो जाएं तो ये हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। क्योंकि जो लोगों को उन्होंने टिकट दिए थे, जो पार्लियामेंट में हैं, जो काबीना में हैं, वो अगर नाराज हो जाएं, जिसमें माफिया के लोग शामिल हैं, तो वो इख्तियार में रह नहीं सकते। तो 3 साल 3 महीने बाद जब वो ये कहते हैं माफिया ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर लिया है, वो इस बात का एतराफ़ है कि बेबसी का मसला नहीं है, मसला ये कि इख्तियार के लिए उन लोगों की खुशनुदी जरूरी है। और जो पॉलिसियां मैं एक दर्जन गिरा सकता हूँ किसी वक्त, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने तमाम बेशतर पॉलिसियां माफिया को खुश करने के लिए, माफिया के नाजायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है, आवाम के ऊपर बोझ डाला है। कि पिछली हुकूमतों ने भी किया था, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे चीज है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपकी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।